दुनिया में माने जाते हैं, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं, पूरी दुनिया में यूज होते हैं। अब ये है कौन से, इस बात को देखते हैं। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है MKS सिस्टम, तीसरे नंबर पे जो पढ़ा था MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में हमने क्या देखा था बेटा, MKS सिस्टम तीसरे नंबर पे जो पढ़ा था, पहला कौन सा पढ़ा था, CGS, दूसरा FPS, तीसरा MKS। MKS में लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और मास का किलोग्राम, और टाइम का सेकंड। बेसिकली ऐसा यूनिट्स MKS जो सिस्टम है, इसी को मजीद मॉडिफाई किया गया, इसीलिए हम कहते हैं ऐसा यूनिट, इट इज अ मॉडिफिकेशन ओवर MKS सिस्टम। ये मॉडिफिकेशन है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ओवर ओवर MKS सिस्टम। ये जो MKS आपने सिस्टम पढ़ा है, इसी सिस्टम की बात की जाए बेटा, इसी की मॉडिफिकेशन है, इसमें कुछ तब्दीली लाई गई है। क्या तब्दीली लाई गई ये देखते हैं। नंबर 1, इसीलिए कहा जाता है कि जो SI यूनिट्स हैं, SI सिस्टम है, ये रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम है। MKS सिस्टम के अंदर ही, MKS सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थी बेटा, टोटल 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी थी, लेंथ, जिसका यूनिट यहां पर क्या यूज हो रहा है, मीटर। दूसरी मास, जिसका यूनिट क्या यूज हो रहा था, किलोग्राम। और तीसरी टाइम, जिसका यूनिट क्या यूज हो रहा था, सेकंड। अब इस दफा बेटा हमारे पास 3 नहीं बल्कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज 7 होंगी। कितनी होगी, 7। तो बेटा हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इट कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन्हीं को हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, इस सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, एंड यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स एंड बेस यूनिट। पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर बेटा सिर्फ फंडामेंटल नहीं है बल्कि डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज भी शामिल है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब जाहिर है 2 चीजों को मैंने बता दी, इसमें 2 चीजें मौजूद हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और जो इनके यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो बेसिकली 2 तरह के यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम में, एक है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरे हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो पहले ले लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फिर ले लेते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो मैं पहले फंडामेंटल यूनिट्स को ले लेता हूं आपके सामने, डिराइव्ड यूनिट्स के बाद लूंगा। तो बेटा मैं सबसे पहले यहां पर ले लेता हूं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। ये एसआई यूनिट के अंदर 2 यूनिट्स हैं, 2 सिस्टम है यूनिट्स का। एक आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल और बेस यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल और बेस यूनिट्स इसके अंदर। दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स आर डिवाइड क्वांटिटीज, वो इसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। फंडामेंटल और बेस यूनिट्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल और बेस यूनिट हमारे पास क्या है। फंडामेंटल और बेस यूनिट्स हमारे पास बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले वो क्वांटिटी 7 क्वांटिटीज है जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं, और उनके जो यूनिट्स हैं उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट। तो बेटा आपके पास फंडामेंटल और बेस यूनिट्स यूज्ड टू measure base quantities are called, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स, इन्हें बेस यूनिट्स कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। पहले नंबर पे बेटा हमारे पास सबसे पहले तो मैं फिजिकल क्वांटिटीज लिखूंगा, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखूंगा। तो वो बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कौन सी, बेस क्वांटिटीज। दूसरे नंबर पे बेटा यूनिट्स और सिंबल, ठीक है। सबसे पहले बेस क्वांटिटीज में ले लेते हैं। पहली बेस क्वांटिटी बेटा हमारे पास है लेंथ। लेंथ है पहले नंबर पे। लेंथ का यूनिट है हमारे पास मीटर। लेंथ का यूनिट आ गया मीटर, और लेंथ का जो सिंबल है हमारे पास बेटा इस यूनिट का, वो एम से रिप्रेजेंट करते हैं इस यूनिट को। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है मैस। तो मैस फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट है किलोग्राम।
और इसे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। तीसरे नंबर पे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, और टाइम का बेटा यूनिट है सेकंड, और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथे नंबर पे बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर का एस आई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो हमारा डिफाइन हुआ था 1960 में, जर्नल कमेटी ने, साइंटिफिक कमेटी ने जो डिफाइन किया था वो था केल्विन। केल्विन के से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। पांचवें नंबर पे करंट, करंट भी बेस क्वांटिटी है, तो करंट का जो यूनिट बनता है बेटा हमारे पास वो है एम्पेयर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसके बाद है बेटा आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का यूनिट है बेटा कंडेला, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सी और स्मॉल डी से। और लास्ट में बेटा हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होगा मोल, और रिप्रेजेंट किया जाएगा MOL से। ठीक है बेटा, ये 7 बेस क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनके यूनिट्स आ गई है और 7 सिंबल। बेस क्वांटिटीज के यूनिट को क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स, और फंडामेंटल यूनिट्स और सिंबल्स ये लिखे हुए हैं, तो ये आपने याद कर लेनी। इन क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी क्वांटिटीज हैं डिराइव्ड, तो उनको लेके चलते हैं बेटा। फंडामेंटल क्वांटिटी अपने ज़हन में रखें, अब चलते हैं डिराइव्ड की तरफ। SI यूनिट्स में से पहली फंडामेंटल और बेस यूनिट है, दूसरे नंबर पे हैं डिराइव्ड यूनिट्स। दूसरे नंबर पे है बेटा डिराइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट्स जो बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उन यूनिट्स को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। और ये यूनिट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यूनिट्स, तो हम यूं कह सकते हैं बेटा दीज यूनिट्स फॉर्म्ड बाय, ये यूनिट्स कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय, यूनिट्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन में दो तरह का कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। दीज यूनिट्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स को कंबाइन करने से ये बनते हैं बेस यूनिट्स। एंड यूज्ड टू एक्सप्रेस डिराइव्ड क्वांटिटीज, और डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। These units formed by combination of base units and used to express derived quantities. Derived quantities को एक्सप्रेस करने के लिए ये यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। अब डिराइव्ड यूनिट्स हैं कौन कौन से, वो देख लेते हैं बेटा। मैं कुछ क्वांटिटीज लूंगा, उनकी यूनिट्स को मैं यहां पर यूज करूंगा। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अभी तक आपने कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम सुने होंगे, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। आज आपको बड़े मजे की बात है, बड़े काम की बात है, इसलिए काम किया है कि ये हर जगह से मिलेगी नहीं। कुछ बुक्स के अंदर मैंने ये बात ढूंढने पर मुझे मिली है। पहले मेरा गुमान भी यही था कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स अलग यूनिट्स हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि 1995 के अंदर ये 2 यूनिट्स हैं। एक यूनिट है बेटा आपके पास सॉलिड, और दूसरा है प्लेन। इनके जो एंगल्स, रेडियन और स्टेरेडियन, ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स अब डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब है यूनिट्स 2 ही तरह के हैं। एक एसआई यूनिट्स में कितनी तरह के यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स हैं। एक यूनिट से हमारे पास बेटा कौन से? बेस यूनिट्स, दूसरे डिराइव्ड। तो 1995 के अंदर जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आप जानते हैं 2, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये किस में शामिल हो गए? डिराइव्ड में। तो मैं ये पॉइंट साथ मेंशन कर दूं। तो बेटा बात की जाए इन 1995 की बात है बेटा, जो बेस आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो भी हम कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ प्लेन एंड सॉलिड
एंगल, रेडियन एंड स्टेयर रेडियन एंड रेडियन इंक्लूड इन डिराइव्ड यूनिट्स, इन्हें डिराइव्ड यूनिट में शामिल किया गया है। अच्छा, मैंने इन दो यूनिट्स पे, रेडियन और स्टेयर रेडियन पे, अलग से पूरी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है। तो आपने वो देखनी है डिटेल में, आपको रेडियन का कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा और स्टेयर रेडियन का कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा वहां पर। तो फिलहाल हम यहाँ पर लेके चलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, बाकी डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं उनको लेके चलते हैं। इन दो यूनिट्स ये भी डिराइव्ड हैं, लेकिन इनके लिए मैंने अलग से पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया है। तकरीबन 10 मिनट, तकरीबन 10-1 मिनट का लेक्चर है वो, आपने 10 या 15 मिनट का लेक्चर है तकरीबन, वो आपने जरूर देखना है, तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं बेटा कुछ डिराइव्ड यूनिट्स, तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने अभी दावा किया है कि डिराइव्ड यूनिट बेस यूनिट को मिलाने से बनते हैं। तो ले लेते हैं, पहले नंबर पे ले लेते हैं बेटा आपके पास स्पीड। स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड का मतलब होता है कोई बॉडी कितनी तेजी से या कितना आहिस्ता से मूव कर रही है, इट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड, हाउ फास्ट और स्लो बॉडी मूव। स्पीड का अगर देखा जाए तो स्पीड मतलब कोई बॉडी कितनी तेजी से, मतलब जल्दी, कम टाइम ले रही है, या कितनी आहिस्ता से यानी ज्यादा टाइम ले रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस बेटा आपके पास लेंथ को ही कहते हैं। अभी अभी हमने देखा है लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी। तो ये यहाँ पर स्पीड बनी है दो बेस क्वांटिटी को डिवाइड करने से। पहली लेंथ है, दूसरी टाइम है। तो लेंथ का यूनिट बेटा मीटर और टाइम का सेकंड। तो क्या यूनिट बन गया, मीटर पर सेकंड। स्पीड अगर आप बता रहे हैं कि बॉडी बहुत तेजी से आहिस्ता से मूव कर रही है, तो वो तो आप स्पीड बता रहे हैं। वेलोसिटी क्या होती है, चार्ट सा बता दें। इसी स्पीड में बेटा डायरेक्शन बता दें। आप बताएं मेरे सामने से गाड़ी गुजरी और गाड़ी बहुत तेजी से मूव करके दाएं तरफ इधर निकल गई है, आप बता रहे हैं, रेफरेंस बता रहे हैं किस तरफ गई है, लोकेशन बता रहे हैं, आप साथ डायरेक्शन बता रहे हैं। तो जब स्पीड आप किसी चीज का ये बताते हैं तेजी से मूव किया या आहिस्ता से मूव किया और साथ डायरेक्शन बता दें, तो वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है बेटा। तो इसलिए आपके पास वेलोसिटी बेसिकली तौर पर डिस्टेंस के बजाय हम क्योंकि डायरेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं, तो मैं इशारा कर रहा हूं कि इधर गई है तेजी से, तो डिस्टेंस नहीं होगा ये, फिर ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। मैंने क्वांटिटीज में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस बताया है, वो भी आप वहां पर देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपके सामने ये भी रख देता हूं कि वेलोसिटी, तो बेटा वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी से स्पीड को कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि यहां पर बेटा डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब डायरेक्शन बताई जाए तो फिर डिस्टेंस नहीं कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ये भी बेटा आपके पास लेंथ ही है, ये क्या है, लेंथ ही है। तो ये क्या है आपके पास, स्केलर सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये आपके पास क्या है, लेंथ ही है। तो बेटा अगर ये लेंथ ही है, साथ डायरेक्शन इंक्लूड है उस लेंथ की, तो बेटा इसका मतलब है इसका यूनिट होता है लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड, तो यूनिट वही बनता है मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन की बात करें नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बेटा आपके पास बन जाता है, एक्सेलरेशन होता है आपके पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेटा वेलोसिटी का यूनिट अभी अभी पड़ा है मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड, ये सेकंड भी ऊपर चला जाएगा, मीटर पर सेकंड, ये वाला सेकंड भी ऊपर गया तो क्या बन गया, पर सेकंड। तो बेटा मीटर बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, -1 -1 -2, तो बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया। मैं अब कुछ क्वांटिटीज और दूंगा। तो मैंने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही हुई है कि आपके पास ये जो यूनिट्स हैं, बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ये बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और कॉम्बिनेशन कौन से हैं, दो, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बेटा। अब इसके साथ कुछ और भी लेकर वो आपको समझाते हैं। फोर्स की बात करता हूं मैं, फोर्स,
फोर्स की बात की जाए बेटा, फोर्स क्या होता है? फोर्स के बारे में याद रखिएगा, मैस मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम ए। मैस का यूनिट अभी अभी हमने पढ़ा, मैस का यूनिट क्या होता है बेटा? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये वैसे इक्वल किसके इक्वल होते हैं? मैं आपको ये बड़े मजे की बात बताऊं, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है? ये जो डिराइव्ड होके यूनिट आया है ना, तो इसको अगर हम देखें तो एसआई यूनिट में कैसे पढ़ेंगे इस पूरे यूनिट को? न्यूटन। केजी पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। तो बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा न्यूटन के इक्वल, एन के इक्वल, एन से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन को। अब इसके बाद फोर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट है फोर्स है। फोर्स के बाद बेटा हम ले लेते हैं वर्क। वर्क, वर्क किसके इक्वल होगा? वर्क की बात की जाए तो न्यूटन में लिख लेता हूं, यहां पर पूरा न्यूटन। तो न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा आप। आपके पूछा जाए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, तो आप क्या कहते होते हैं? न्यूटन। और न्यूटन अभी हमने डिराइव करके देखा है, तो किसके इक्वल आया है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। वर्क, वर्क की बात करते हैं तो वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट अभी मैंने निकाल लिया है, फोर्स का यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। बेटा इसको न्यूटन, अब इसको एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं आपको सामने वो सारे तरीके रखता हूँ। पहले तो इसका एक यूनिट, वर्क का जो बेसिक यूनिट है, वर्क का यूनिट होता है जूल। ठीक है बेटा, ऐसा यूनिट जूल होता है। जूल होता किसके इक्वल है? कहां से डिराइव हुआ है, वह कैसे आया हुआ है? तो ये यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर है, इसलिए न्यूटन के नाम पर है। ये जो वर्क का यूनिट है जूल के नाम पर है। जूल साइंटिस्ट हैं, उनका ला भी है, जूल ला। ठीक है। तो अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक तरीका तो ये है, मैं इसके वेज एक तरीका में ये लिखता हूं इस साइड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? न्यूटन के, न्यूटन सेकंड। वर्क का एक यूनिट आ गया न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये आपको पता चल गया। दूसरा एक और तरीका है, मैं इसको और एक्सप्रेस करता हूं, केजी मीटर एस बेसिस आर सेंस पावर्स कैन बी एडेड -2, और जब कोई पावर नहीं होती तो +1 लिखी होती है, +1 पावर है तो -2 +1 -1। ठीक है। अब बेटा आपके पास इसका यूनिट जूल होता है, जूल इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, या जूल इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड, ये आपको याद होना चाहिए। वर्क के बाद नेक्स्ट लेते हैं बेटा आपके पास, जूल को जे से रिप्रेजेंट करेंगे जब भी आप, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, ये इसके इक्वल होता है जूल के बाद। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर का। प्रेशर का क्या होता है? ठीक है, कुछ मैं निकालूंगा, बाकी आप खुद भी निकालेंगे। प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट अभी अभी लिखा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर यूनिट बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर ऊपर जाएगा तो m पावर -2। बेटा केजी m पावर +1 और m पावर -2 बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला ये मीटर, ये तो -2 +1, आंसर क्या आता है? -1 केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट ये जिस साइंटिस्ट के नाम पर है वो है पास्कल, इसे लिखा जाता है PA से। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ले भाई, इतने सारे यूनिट तो मैंने निकाल दिए। अब आप निकालेंगे बेटा, मैं आपके सामने रख देता हूं, आप निकालेंगे पावर का यूनिट। वाट होता है, साइंटिस्ट के नाम पर है। तो पावर का पहले आपने यूनिट डिराइव करके निकालना है, किसके इक्वल होता है, किस नाम से जानते हैं, कहां हम उसे कहते हैं ये ऐसा यूनिट है, उस नाम को भी आपको मैं बताता हूँ। वाट होता है। तो पावर क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम और एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है बेटा, वर्क का यूनिट क्या पड़ा है? जूल। क्या पड़ा है? जूल। जूल और केजी मीटर पर सेकंड, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड और जूल। तो मैं लिख लेता हूं जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, जूल पर सेकंड,
जूल पर सेकंड किसके इक्वल होगा बेटा, याद रखिएगा, जूल पर सेकंड इक्वल होगा वाट के, ठीक है, क्योंकि वाट इसका एसआई यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पर मैंने बताया यूनिट से। तो W इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, और जूल की जगह केजी मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो अगर केजी मीटर पर सेकंड लिखेंगे तो ये बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम इसे कंक्लूड करते हैं। तो आपने करंट का यूनिट खुद निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट खुद निकालना है। इसी तरह तरीके से बहुत सारे यूनिट्स हैं जो आपने खुद भी ट्राई करने हैं। जो यूनिट आपसे नहीं होता, आपको कंफ्यूजन लगती है, तो बेटा आपने वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कर देने हैं, मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो अभी तक हमारे सामने डिराइव्ड यूनिट्स भी आ चुके हैं। तो जो दो सॉलिड और प्लेन एंगल, ये दोनों मैंने अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, वो हम आप सुन सकते हैं। वो डिराइव्ड यूनिट ही दोनों, उनको सप्लीमेंट्री यूनिट के नाम से पहले जाना जाता था, तो अब उन्हें डिराइव्ड यूनिट के नाम से ही जाना जाता है। वो डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। बेसिकली कितने टाइप के यूनिट है, दो तरह के। पहले यूनिट कौन से हैं, बेस, और दूसरे डिराइव्ड। ये दोनों एसआई यूनिट्स के अंदर हम देखते हैं। अब इसके बाद बेटा मैं कुछ आपको एडिशनल यूनिट्स बता देता हूँ, ठीक है, जो आपने फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ एडिशनल यूनिट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। एडिशनल यूनिट्स, मसलन प्रेशर का, प्रेशर के एडिशनल यूनिट्स कुछ रख लेता हूँ। एडिशनल यूनिट्स, तो प्रेशर की बात की जाए तो बेटा प्रेशर का एडिशनल यूनिट बार आपने सुना होगा, मिली बार आपने सुना होगा, मिली बार आपने सुना होगा, किलो बार आपने सुना होगा। ये प्रेशर का यूनिट इस्तेमाल होता है इंजीनियरिंग की फील्ड में। इसी तरीके से बेटा आपके पास मेट्रोलॉजी की फील्ड में प्रेशर का ये यूनिट यूज होता है, मिली बार, बार, ये इंजीनियरिंग की फील्ड में यूज होते हैं, ये तमाम यूनिट यूज होते हैं। इसी तरीके से बेटा आपके पास कुछ नॉन मीट्रिक यूनिट्स हैं, नॉन मीट्रिक यूनिट्स, नॉन मीट्रिक यूनिट, नॉन मीट्रिक यूनिट, नॉन मीट्रिक यूनिट बेटा आपके पास फिजिक्स में, खासतौर पर पार्टिकल फिजिक्स में, यानी छोटे पार्टिकल जो जब डील कर रहे होते हैं ना, तो तब हमारे पास ये यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, छोटे पार्टिकल का मास मेजर करने के लिए जब हम यूज करते हैं, उसके मास की बात करते हैं तो यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा आपके पास वो यूनिट है जिन्हें मीट्रिक, नॉन मीट्रिक यूनिट कहते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरीके से मीट्रिक यूनिट, बहुत बड़ी लेंथ मेजर करनी हो, या बहुत ज्यादा मास मेजर करना हो, इस तरह की चीजें मेजर करनी हो, तो हमारे पास आपने यूनिट सुने होंगे लीटर। बहुत ज्यादा अगर आपने वॉल्यूम मेजर करना है तो उसके लिए लीटर। इसी तरीके से आपने बहुत ज्यादा की मास मेजर करना है तो टन, ठीक है। ये यूनिट्स हैं आपके पास। इसी तरीके से बेटा लॉगरिथमिक यूनिट्स, लॉगरिथमिक यूनिट्स, ये कौन से होते हैं, तो बेटा ये अगर आपके पास देखा जाए तो बेल, डेसिबल, इस तरह के जो यूनिट्स हैं इन्हें कहा जाता है। ये यूनिट्स यूज होते हैं कास्टिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये यूनिट्स एंगल को डिस्कस करते हैं। एंगल क्या होता है, एंगल होता है अमाउंट ऑफ टर्निंग, कि किस चीज की अमाउंट ऑफ टर्निंग। अच्छा, टर्न करना किसे कहते हैं, टर्न का मतलब होता है ये मार्कर है, अपनी असल जगह पर है, यूं यहाँ पर ये पीछे से फिक्स है, मैंने इसे पकड़ के रखा हुआ, यहाँ से फिक्स हो गया, दूसरी साइड से मैं इसे मूव करूंगा, ये मूव कर रहा है अपनी इनिशियल पोजीशन से जहां तक जाएगा, इसी को कहते हैं अमाउंट ऑफ टर्निंग। अब अमाउंट ऑफ टर्निंग का नाम है एंगल। तो मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके पास यूं समझ लीजिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको एंगल समझा दूं तो फिर हम आगे समझ सकते हैं। एक मार्कर है, इस मार्कर का इनिशियल पॉइंट आपके पास, यानी यहाँ पर ये मौजूद है, शुरू में मैंने फिक्स किया हुआ है वो ये है, और यहाँ पर ये, तो मैं देखना चाहता हूँ ये मार्कर कितना टर्न हुआ है, इसकी अमाउंट ऑफ टर्निंग कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये जाता है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया है, इस जगह से इस जगह तक,
अब अगर हम इसे देखें, क्योंकि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, रेफरेंस पॉइंट इसे मानेंगे, यहां से मूव करके वो यहां तक गया, मार्कर यहां से मूव किया यहां तक गया, तो ये जो उसने मूवमेंट अपनी दिखाई है, और ये जो जगह है, सॉरी यहां पर, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन है जहां पर वो गया, ये जो अमाउंट ऑफ टर्निंग है इसी को हम कहते हैं एंगल, इसे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अब एक बात समझनी है आप, क्योंकि अगर मैं इसे टर्न करता, यहीं से उठाता मार्कर को, टर्न करता करके लेकर जाते 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 वापस यूं, वापस इसे इसी इसी जगह पर ले आता, यूं यूं ले, सॉरी आपके पास टर्निंग दिखा रहा हूं मैं अभी, ये यूं टर्न करते 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 जाता, बेटा यूं टर्न करते 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 वापस फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता यूं, तो क्या बनाता है? एक कंप्लीट सर्कल। ये एक प्लेन है, कौन सी प्लेन है? 2 डायमेंशन प्लेन, क्योंकि इसमें 2 एक्सिस हैं, एक एक्सिस है वाई वर्टिकल, दूसरा इसका हॉरिजॉन्टल, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। इसके अंदर अगर हमने किसी चीज की अमाउंट ऑफ टर्निंग देखनी हो कि वो कितना टर्न कर गया है, इसी को कहते हैं एंगल। इस एंगल की बात की जाए तो बेटा अगर हम बात करें तो मैं अगर कंप्लीट टर्न करता तो क्या बनता? ये सर्कल। ये क्या बनता? सर्कल बनता। ठीक है, ये बहुत बड़ा सर्कल बन गया है, यूं समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको अच्छा सा बना देता हूं कि पार्टिकल मार्कर यूं रखा हुआ था, यहां से टर्न करके वो मार्कर इस पोजीशन से टर्न करके वो इस पोजीशन पे चला गया, इस पोजीशन से टर्न कर। ये जो आपके पास जो जो जिसने डिस्टेंस कवर किया है, ये वाला इसे कहते हैं आर्क। तो अगर सर्कल में देखें तो ये सर्कमफ्रेंस बनता है। डिस्टेंस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, इसको आर्क कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, ये डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान, इनिशियल और फाइनल ऑन द सर्कमफ्रेंस। अब ज़ाहिर है जहां फिक्स था, यहां मार्कर फिक्स था, उसका जो पॉइंट फिक्स था, जो एज फिक्स था, उस तरफ से मूव कर रहा था। यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है आर, इसको रेडियस कहते हैं, इसको भी रेडियस ही कहते हैं। ठीक है, अब इस बात को आपने समझना है, कितना टर्न किया है इस मार्कर ने इन 2 डायमेंशन, इसी टर्निंग को हम कहते हैं एंगल, और इस एंगल का नाम है रेडियन। क्या कहा जाता है इसको? रेडियन। तो रेडियन आपके पास कौन सा आपके पास एंगल है? कहां पर है? 2 डायमेंशन। इसे हम कह सकते हैं ये वो एंगल है जो डिस्क्राइब करता है प्लेन एंगल को। तो रेडियन क्या है? इट डिस्क्राइब प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल को डिस्क्राइब करता है। प्लेन के अंदर कोई बॉडी कितना टर्न कर गई, इसको डिस्क्राइब करता है। इट डिस्क्राइब प्लेन एंगल। तो ये कौन सा है? कौन सी प्लेन है? एक्स वाई प्लेन, यानी 2 डायमेंशनल प्लेन। कैसे बनता है बेटा आपके पास? इट फॉर्म्ड बाय, या इट सबटेंडेड डिड बाय आर्क। ये आर्क है, ये क्या है? आर्क। जहां जो डिस्टेंस ने कवर किया इसको आर्क कहते हैं। अब ये आर्क किसकी आर्क बनती है? अगर कंप्लीट घुमाता है मार्कर को, सर्कल की। आर्क ऑफ सर्कल एज, कैसे बेटा? ये 2 डिस्टेंस हैं, एक डिस्टेंस ये है, दूसरा डिस्टेंस यहां पर ये। इन दोनों डिस्टेंस को डिवाइड करने से ये अमाउंट ऑफ टर्निंग आती है, ये एंगल आता है। एज ऑफ सर्कल एज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो इसको लिखेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं कि कितना टर्न किया है बॉडी ने 2 डायमेंशन में, यानी 2 डायमेंशन आपके पास एक्स वाई जो प्लेन है, इसको 2 डायमेंशन कहते हैं। इस प्लेन के अंदर बॉडी कितना टर्न कर गई। तो इस टर्निंग को शो करने के लिए मैं यहां पर ले लेता हूं, मैं कहता हूं जो इसने सर्कमफ्रेंस के ऊपर डिस्टेंस कवर किया, यानी यूं यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया एस, वो कवर किया आपके पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो रेडियस है वो मैं रेडियस क्या देता हूं? 1 सेंटीमीटर। तो जो आपके पास थीटा बनेगा वो बनेगा 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, तो थीटा आ जाएगा 2 डिग्री।
अब कितना टर्न किया उसने, 2 डिग्री तक टर्न किया। कितना टर्न किया, 2 डिग्री टर्न किया। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर कह दिया, आपने कि ज्यादा बनता है एंगल, लेकिन एक सादा सी एग्जांपल में हमने क्या दिया कि कितना टर्न कर गया वो, 2 डिग्री टर्न कर गया। ठीक है। अब एक बात है, जब ये मेजर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा निकलेगा, मैंने एग्जांपल के तौर पर कहा, इसलिए मेजरमेंट करते हुए आपको बहुत ज्यादा एंगल मिलेगा, अमाउंट ऑफ टर्निंग ज्यादा है ये। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर हमने कहा है, हालांकि ये 2 सेंटीमीटर नहीं, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ये समझाने के लिए जस्ट। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो ये तो प्लेन के अंदर बात की थी हमने, कोई बॉडी टर्न कर जाए प्लेन के अंदर 2 डायमेंशन के अंदर, 3 डायमेंशन ले लें। 3 डायमेंशन की एग्जांपल फुटबॉल है। फुटबॉल को देखें तो फुटबॉल आपके पास, या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, बॉल ले लें, आयरन बॉल ले लें, कोई भी चीज ले लें, वो आपके पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसे सॉलिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो वहां एंगल कौन सा होगा, सॉलिड एंगल। जहां ये वाला एंगल कौन सा है, प्लेन एंगल, उसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल, उसे ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप एक ले लें, खरबूज ले लें। ठीक है, उस खरबूज के अंदर से एक पार्ट को आप बाहर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, फिर हम इसको समझते हैं। ये आपने ले लिया जी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट फुटबॉल है या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर से एक पीस आपने निकाल दिया। जैसे आप केक की एग्जांपल ले लेना, तो केक के अंदर से आप एक पार्ट उसका बाय ले लेते हैं, कोन की शेप का यूं बाय ले लेते हैं, काट कर ना, तो यूं यहां से भी आपने से काटा, यहां से भी आपने से काटा, तो काट के आपने एक पार्ट बाय ले लिया, ये वाला पार्ट बाय ले लिया। अब जाहिर है ये जो आपके पास पूरा स्फीयर बना हुआ है, पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से कुछ चीज निकालेंगे तो आपके पास कुछ यूं निकलेगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये एरिया ए जो आपने पकड़ के बाहर निकाल लिया, जहां से निकाला इसे कहते हैं वर्टिक्स। ये है जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, आर से रिप्रेजेंट करेंगे इस डिस्टेंस को। ठीक है, ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है, इसे किसी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली, क्योंकि सफेयर की शेप अगर आप देखें सामने से, सिर्फ एक ही तरफ से देखें तो सर्कल की तरह नजर आती है, इसलिए डिस्टेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आर ही ले लेते हैं। तो ये यहां पर जो सेंटर में एंगल बनेगा, यहां पर सेंटर में जो एंगल बनेगा, इसे हम कहते हैं आपके पास स्टेरेडियन। वो थीटा से रिप्रेजेंट किया, इसे कोई और सिंबल दे दे, तो एक सिंबल हम यूज करेंगे, वो ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं, ये वाला, इस सिंबल से शो कर देते हैं इसको। ठीक है, ओमेगा से इसको शो कर देते हैं, इस सिंबल से, कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। वो थीटा यूज किया, आप थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो एंगल बनता है सेंटर में, वर्टेक्स में, सॉरी वर्टेक्स, जहां से आपने पीस निकाला है, उसका कोना है जो एज है, उस एज के इस तरफ और इस तरफ, इनके दरमियान आपके पास जो एंगल बनता है, इसको कहते हैं स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन को डिफाइन कर लेते हैं, स्टेरेडियन, STERADIAN, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को लिखेंगे SR से। ये आपके पास सॉलिड एंगल है, इट इज अ सॉलिड एंगल, या इट डिस्क्राइब सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब ये बात हो रही है 3 डायमेंशन की। ठीक है, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन व्हाइट बोर्ड है, 3 डायमेंशन आपके जेन में फुटबॉल है या कोई बॉल है, वो तमाम की तमाम चीजें 3 डायमेंशन है। ठीक है, इट इज अ सॉलिड एंगल। अगर बात की जाए तो ये कैसे बनता है, किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू, या इट इज अ रेशियो ऑफ, यूं कह सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ, ये जो यहां से आपने निकाला है पीस, इसमें 2 चीजें हैं, एक ये वाली चीज जिसे हम कह सकते हैं एरिया जो सरफेस के ऊपर है, दूसरा ये जो पार्ट, इनर पार्ट है यहां पर ये वाला, इसका डिस्टेंस देखें सेंटर तक, ये तो आपके पास डिस्टेंस बनता है। तो डिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ इस साइड वाला डिस्टेंस, इस साइड वाला डिस्टेंस, दोनों 2 डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, आर स्क्वायर। इट इज अ रेशियो ऑफ एरिया of solid to square of distance from vertex, of distance from vertex। अच्छा, मेरे पास अगर ये फ्रूट होता तरबूज तो मैं आपको निकाल के दिखा देता, या केक होता तो मैं आपको निकाल के देता वो कौन शेप में। ठीक है, उसे निकाल के अगर आपने डेली लाइफ के अंदर ये आप देख भी सकते हैं इसको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने जेन में एज्यूम कर लें, कोई भी चीज, केक एज्यूम कर लें, अपने जेन में फुटबॉल एज्यूम कर लें, अपने जेन में कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लें, अपने जेन में कोई आयरन बॉल, कोई भी चीज, उसका एक पार्ट निकालेंगे इस तरह। ये जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ, मैंने इसे हाईलाइट कर देता हूं ब्लू से, ज्यादा अच्छा देगा। ये जो पार्ट आप निकाल रहे हैं, ये वाला, ये पार्ट,
ये जो पार्ट आपने पूरा यहां से निकाला हुआ है, ये कौन सी बन गई ना, ये कौन आपने जो निकाली हुई है, जो इसका एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं स्टेरेडियन। किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ द कोन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो सॉलिड टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, फ्रॉम वर्टेक्स। वर्टेक्स वो पार्ट है, वो कोना है जहां से वो निकल के बाहर किया, ठीक है, वो उसका लास्ट पार्ट है, उसका लास्ट वो एज है। तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने अभी बताया ओमेगा इज इक्वल टू किससे, ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और एस आर यानी ये यूनिट एस आर स्टेरेडियन यूज करेंगे। तो जब भी सॉलिड एंगल हो तो कौन सा हम यूज करेंगे, वहां पर एंगल को किससे डिस्क्राइब करेंगे, स्टेरेडियन से, वहां एंगल का क्या नाम होगा, स्टेरेडियन। और जब बात हो प्लेन की, वहां पर अमाउंट ऑफ टर्निंग को किससे देखेंगे, आपके पास रेडियन से। अच्छा, एक बात यहां पर मैं भूल गया था, थोड़ा सा मैं आपको बताना जरूरी है भी। अगर याद रखिएगा, ये जो डिस्टेंस कवर किया है और साथ साथ ये जो रेडियस है, इन दोनों की लेंथ अगर इक्वल हो, जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही रेडियस हो। अगर डिस्टेंस कवर किया है, जो बॉडी उसने टर्न किया है, ये डिस्टेंस कवर किया है ये बाय सरकमफ्रेंस के ऊपर, वो डिस्टेंस आपके पास 4 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 4 सेंटीमीटर आ जाए, तो अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे एंगल को, तो वो आपके पास एंगल बनेगा 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 1, और यूनिट आपको पता है रेडियन है यहाँ पर। तो ये आपके पास पूछा जाता है 1 रेडियन कब होता है आपके पास प्लेन एंगल, तो तब होता है जब सरकमफ्रेंस के ऊपर जो डिस्टेंस कवर किया यानी आर्क लेंथ वो इक्वल हो जाए रेडियस के, उस वक्त जो डिस्टेंस होता है, उस वक्त सॉरी जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं 1 रेडियन। बॉडी कितने टर्न करेगी, 1 रेडियन। तो कब कहेंगे 1 रेडियन टर्न किया हुआ है, जब आपके पास आर्क लेंथ इक्वल हो जाए किसके, आपके पास रेडियस के इक्वल हो जाए। जब भी आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए तो आपके पास ये जो एंगल होगा, अमाउंट ऑफ टर्निंग होगी, वो कितनी होगी, 1 रेडियन। तो बेटा इसी के साथ हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं अपना लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे, इसी के साथ हमारी कोशिश होगी कि डायमेंशंस की तरफ मूव करें, एरर और अनसर्टेनिटीज, इस तरह के टॉपिक्स देखें। तो मैं इजाजत चाहूंगा।